हेलो गाइस, दिस इज यश भारद्वाज। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो अभी अभी आप बायो की वर्ल्ड में एंटर हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बायोलॉजी अब बायोलॉजी वर्ड को तोड़ोगे तो बायोस वर्ल्डोलॉजी। बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो बेसिकली बायोलॉजी वी हैव टू स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। ओके, दैट्स व्हाई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है आपके पास लिविंग वर्ल्ड, तो जिसपे हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको फादर ऑफ बायोलॉजी पता होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? Father of biology is Aristotle. Father of biology is Aristotle. Okay, let's start the chapter. लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड को जानने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि लिविंग वर्ल्ड में एंटर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग है क्या। और जब हमें लिविंग पता चल जाएगा तो हम उसे कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे और उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। तो फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग क्या है, उसको आंसर करने के लिए लिविंग बीइंग के कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग के कुछ फीचर्स होते हैं। अब वो फीचर्स हम देख लेते हैं। कोई चीज़ लिविंग है तो उसकी कुछ फीचर होंगे जो खाली लिविंग थिंग में देखने को मिलेंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग में देखने को नहीं मिलेंगे, वो केवल लिविंग थिंग में देखने को मिलेंगे। तो फीचर्स, या फिर मैं कहूँ फीचर ऐसे मान सकते हो, फीचर वो है जो लिविंग थिंग में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक फीचर वो है या डिफाइनिंग फीचर वो है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी बता देते हैं दो टर्म्स के बारे में। एक होता है फीचर और एक होता है डिफाइनिंग फीचर। फीचर क्या होता है कि किसी लिविंग में वो प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि नॉन लिविंग में भी। और डिफाइनिंग फीचर वो है जो केवल लिविंग में प्रेजेंट है और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या सॉरी नॉन लिविंग थिंग में नहीं प्रेजेंट है, वो केवल लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो फीचर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है, पर डिफाइनिंग फीचर खाली लिविंग में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अब हम फीचर्स की बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स? तो लिविंग थिंग्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम फीचर पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, फिर हम वो फीचर देखेंगे जो खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जिन्हें हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो आगे चलते हैं फीचर्स। सबसे पहला फीचर है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कि उनके अंदर रिएक्शन चलती रहती हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ठीक है, द वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता है। और फोर्थ है हमारे पास कॉन्शियसनेस, यानी कि दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग, दे रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, तो एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो ये सारे फीचर्स हैं, अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेंगे।
पहला है ग्रोथ। ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज या फिर सॉरी इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। या तो उनका मास इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी ग्रोथ हो रही है, या फिर उसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज irreversible, permanent increase in size of organism. It can be defined as irreversible, permanent increase in size of organism, tissue, or even an individual cell, even an individual cell। तो ग्रोथ क्या है? एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा परमानेंट चेंज आ जाए सेल में जो वापस रिवर्सिबल ना हो, उसको क्या कह देंगे? ग्रोथ कह देंगे। ठीक है, या तो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ जाए, या टिश्यू लेवल पे ग्रोथ हो, या इवन सेल लेवल पे क्या हो? परमानेंट इंक्रीज इन साइज हो जाए, तो उसे भी क्या कहेंगे हम? ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ अकर इन बोथ यूनिसेलुलर organism and multicellular organism तो ग्रोथ दोनों में होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगी। अब देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अब खुद सोचो, अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है, अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो मास भी तो इंक्रीज होगा। तो दोनों क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक of growth. So increase in mass and increase in number are the twin characteristic of growth. Very nice. आगे चलो। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ग्रोथ एक फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और उस फीचर के हिसाब से इंक्रीज इन मास, वो ग्रोथ होती कैसे है? ग्रोथ अगर बाय इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर। हमने पढ़ा कि इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज आता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि ग्रोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों में होती है। ओके, अब देखते हैं ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कैसे होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन साइज या फिर एंड इंक्रीज इन नंबर
अगर साइज में इंक्रीज हुआ या नंबर में इंक्रीज हुआ तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या कह देते हैं कि ये ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमीबा, ठीक है, अमीबा, या फिर हम कहते हैं कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसने क्या करा, उसने डिवाइड करा, और दो ऑर्गेनिज्म बना दिए। ठीक है, अब देखो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसने क्या करा, डिवाइड करके दो अपने जैसे बना लिए, तो क्या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है? पहले एक सेल था अब दो सेल हो गए, पहले एक सेल था अब दो सेल हो गए, और इसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर एक से दो बन जाए, ये क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा और दो डॉटर बना लेगा अपने। ठीक है, दो डॉटर अमीबा बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर, दो सेल बन गए, और इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टर्म को अलग अलग यूज नहीं कर सकते, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, वही रिप्रोडक्शन है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म growth and reproduction are mutually inclusive events, inclusive events। ठीक है, तो ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख रहे थे कि इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर होता है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम देखें तो रिप्रोडक्शन का वही मतलब है जो मतलब है ग्रोथ का। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे हुए, इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि इन दोनों का मतलब क्या है, सेम। हम अलग अलग टर्म यूज नहीं कर सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों का मतलब एक ही। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर यानी कि जो दो से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए, उन्हें हमने कह दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे होती है, देखते हैं कि ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होती है। तो ग्रोथ इन multicellular organisms take place by cell division, take place by cell division। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो कैसे होती है बेटा, वो सेल डिवीजन से होती है। क्या होता है, सेल डिवाइड करता है और दो में बच जाता है, उससे क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन अब क्या होता है, इन्फेंट से लेकर आप प्यूबर्टी तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जिसे जुवेनाइल फेज कहते हैं, वहाँ तक आप ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इन्फेंट से लेकर आप प्यूबर्टी तक क्या करते हैं, ग्रोथ होती है। फिर आपको क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, और फिर आप क्या करते हो, रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। तो यहाँ ग्रोथ तो ये है और रिप्रोडक्शन ये है। समझ में आई बात? हम इसे एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि सीड है, सीड से सीडलिंग बनेगी।
ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी, फूड स्टोर करेगी, तो यहाँ तक उसकी ग्रोथ होगी। बाद में वो क्या करेगी, वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगी। पहले वो जुवेनाइल फेज में जिसमें वो ग्रोथ कर रही है, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में आके फ्लावरिंग करेगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में आके फ्लावरिंग करेगी, और जब वो फ्लावरिंग करेगी तो इसका मतलब जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन अलग अलग है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल का केस भी आपको पता चल गया और प्लांट का केस भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बराबर नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली कैसे है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि दोनों का मतलब कैसा है, अलग अलग। चलो आगे चलो। अब मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे देख लेते हैं क्या होता है। मेटाबॉलिज्म हम पढ़ाएंगे, पर अभी इतना देख लीजिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव, और ये कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव। कैटाबॉलिज्म होती है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन रिएक्शन कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है कैटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं रेस्पिरेशन, एग्जांपल ले सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पे क्या होता है, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसके बताने के पीछे का रीज़न क्या है, इसके बताने का पीछे रीज़न ये है कि हम ग्रोथ डिफाइन करने जा रहे हैं। अगर कैटाबॉलिज्म, फिलहाल आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूँगा। फर्स्ट एक था आपके पास कैटाबॉलिज्म और दूसरा था आपके पास एनाबॉलिज्म। यहाँ पे आपका है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो फर्स्ट केस जब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से ज़्यादा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिवनेस आ चुकी है, चीज़ें टूट रही हैं और एब्जॉर्ब कम हो रही है, तो यानी कि क्या होगी, डी ग्रोथ हो जाएगी, ये डी ग्रोथ हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बराबर है तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। और अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हमने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से हमें बता दिया कि ग्रोथ कैसे है। ग्रोथ एक केस में होगी जब कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा एनाबॉलिज्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे ग्रोथ भी दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ,
है ना। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक ग्रोथ और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। चलो अब इनका मतलब देख लेते हैं हम, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है। फॉर एग्जांपल वो ग्रोथ जो अंदर से होती है, फॉर एग्जांपल हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, हमें कोई बाहर से ऐसे ऐसे करके खींच तो नहीं रहा कि ऐसे खींच रहा, कोई ऐसे खींच रहा तो हमारी ग्रोथ हो रही है, नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर कुछ आकर गिर रहा है, डस्ट पार्टिकल गिर रहे हैं और हम फूलते जा रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, जो अंदर से होती है, यानी कि अंदर हमारे जो सेल है वो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी होगी इंटरनल ग्रोथ। और ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ कैसे होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ आप देखेंगे जैसे माउंटेन्स है, बिल्डर्स है, सैंड माउंट्स है, तो इनमें क्या होता है, सैंड रखी रहती है, उसके ऊपर और सैंड आती जाती है, और सैंड आएगी तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज इन मास। और हमने बताया था इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ही क्या होती है, ग्रोथ, है ना। तो इनकी भी क्या हो रही है, ग्रोथ, हाँ है ना। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे, अब देखो, अब सवाल ये आता है कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर कहें या ना कहें। देखो फीचर तो है ग्रोथ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, नहीं, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कि ग्रोथ का एक टाइप है एक्सटेंसिव ग्रोथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स में हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर होती है। अगर हम इंक्रीज इन मास एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ माने, इंक्रीज इन मास एज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ माने, तो क्या होगा, तो माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, वर्ल्ड्स भी ग्रो करते हैं, सैंड माउंट्स भी ग्रो करते हैं, अपने ऊपर सैंड का एक्यूमुलेशन करके, एग्रीगेशन करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्रोथ is a feature but not a defining feature. Growth is a feature but not a defining feature. Next is ग्रोथ एक फीचर है पर ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, चलो ये तो हमें समझ में आ गया, ग्रोथ फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर कोई पूछे इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ फीचर एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में नहीं होगी, केवल लिविंग में होगी। ठीक है, इन सब में थोड़ी ना अंदर से ग्रोथ होती है, इनके तो बाहर चीजें आके इकट्ठा हो जाती है तो ग्रोथ होती है इनकी। ठीक है, ओवर द सरफेस, ठीक है, इनकी अंदर से ग्रोथ होगी, तो हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर। तो अगर आपसे पूछेंगे ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, कहेंगे नहीं, कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ फीचर है, हाँ, ग्रोथ फीचर है, हाँ, एक्सटेंसिव ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है ना। तो समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। ग्रोथ इज अ फीचर बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। आगे चलते हैं। एक और चीज, एक एक्सप्रेशन तो ये है कि जो सैंड माउंट्स होते हैं वह एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सोचो। एनिमल में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। चलो मैं अभी बताता हूँ, अभी थोड़ी देर, ये लिख लीजिए। अब ग्रोथ में बताने जा रहा हूँ एनिमल और प्लांट। तो हमने ग्रोथ पढ़ लिया, ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर या फिर इंक्रीज इन मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि ग्रोथ कब होगी, जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा होगा। ग्रोथ कब होगी, जब परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल या होगा। और हमने क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा कि ग्रोथ इन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हमारे पास दो है, एक है प्लांट और एक एनिमल। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं।
ग्रोथ इन एनिमल। तो हमें पढ़ना है कि ग्रोथ इन प्लांट और ग्रोथ इन एनिमल कैसे होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ग्रोथ इन प्लांट होती है वो इनडेफिनेट होती है, कितनी भी ग्रोथ हो सकती है, होती ही रहती है, जब तक वो है तब तक ग्रोथ होती रहेगी। पर एनिमल में ग्रोथ कैसी होती है? डेफिनेट। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है, क्लोज होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कैसे होती है आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते जाते हैं और नए सेल ऐड होते जाते हैं। तो ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है। पर एनिमल में ऐसी कोई ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग था कि प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो, ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो throughout their लाइफ स्पैन। तो प्लांट क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं ग्रो थ्रूआउट देयर लाइफ स्पैन। अगर मैं एनिमल में बात करूं, इन एनिमल ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू सर्टेन एज। ठीक है, तो प्लांट में कैसी होती है ग्रोथ? थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है, पर एनिमल में ग्रोथ कब तक होती है? सर्टेन एज तक होती है। अच्छा, ऐसा क्या है कि प्लांट में ग्रोथ होती रहती है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हम अनाटमी में पढ़ेंगे कि प्लांट पहले एक रूट एपिक्स होता है, शूट एपिक्स होता है, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर देते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, अब क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? प्लांट गिर्थ में इंक्रीज होता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि स्टॉप हो गया, फिर हम कैसे कहते हैं कि प्लांट में ग्रोथ हो गया? प्लांट में ग्रोथ ऐसे भी होती है, सेकेंडरी ग्रोथ, और वो होती ही रहती है। ठीक है, जब तक वो जिंदा है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन में ग्रोथ होती ही रहती है। ये बात हमें समझ में आ गई? अच्छा, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। हमने एक चीज और कहा था कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, मैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बाद मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बताना भूल गया कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ अकर बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो एक और चीज़ है क्या, एनिमल में सेल डिवीजन नहीं होता? फिर अगर ग्रोथ सेल डिवीजन से हो रही है, पर एनिमल्स में तो हम देखते हैं कि सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे कैसे कहना है कि एनिमल में ग्रोथ नहीं होगी? ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी, पर जो सेल डिवीजन होगा, जो इनमें सेल डिवीजन वो होता रहेगा। सेल डिवीजन जो होगा वो ग्रोथ नहीं कराएगा, वो सेल डिवीजन क्या कराएगा? खाली तब होगा जब उसे क्या करने हो? रिप्लेस करने हो लॉस्ट या फिर डेड सेल या फिर लॉस्ट सेल को अगर रिप्लेस करना हो, केवल तब सेल डिवीजन होगा, वरना सेल डिवीजन नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो हमने ग्रोथ का एक अच्छा डिस्कशन कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए और अच्छे से हमने इसको समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास लिविंग वर्ल्ड में जो सेकंड फीचर था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? रिप्रोडक्शन होता है सबसे पहले, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। It is a biological process of production of new organism from existing one of their similar kind, ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें जो पेरेंट है
वो अपनी ऑफस्प्रिंग को अपनी जैसी बनाता है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है आर समवट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म आता है, कहाँ से, एग्जिस्टिंग वन से, यानी कि पेरेंट से, ठीक है, उसकी जैसा है, ठीक है। इट सर्व एज टू पर्पस, इसके दो पर्पस होते हैं। एक तो मैंने बता दिया कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए, अगर लाइफ को हमेशा रहना है अर्थ पे तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाना है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज नेसेसरी फॉर वेरिएशन, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं आए, पेरेंट जैसा है वैसे ही बच्चा होगा तो क्या डिफरेंस है, वेरिएशन आएंगे तभी तो हमारा सर्वाइवल एनहेंस होगा। तो ये क्या बढ़ा देता है वेरिएशन, ये हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द टुडे सिनेरियो कोरोना वायरस चल रहा है, जो प्रोजेनी आएगी अगर वो उनमें कुछ वेरिएशन आई और वो कोरोना वायरस को टॉलरेट कर पाई तो वो सर्वाइव करेंगी, उनकी जो आने वाली प्रोजेनी सर्वाइव करेंगी। अगर वेरिएशन ना आती है तो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। चल, तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, पर एनसीईआरटी में कह रहा है कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर उन्होंने कहा अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इनवेरिएबली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन we have sexual reproduction। फैन, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम पढ़ने जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है बेटा, जो जनरल चीज़ है कि हम सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सबको पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जितने टाइम में दो बैक्टीरिया बना लेते हैं उसे जनरेशन टाइम कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, 20 मिनट 18 मिनट्स, ठीक है, तो बहुत कम होता है। तो ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, इसलिए फास्ट है। फास्ट क्यों है प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसेस, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो वी हैव सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है। मे एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है, इंपॉर्टेंट है, मे और मे नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। पहली बात तो फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनते, मे और मे नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि गैमेट बने या ना बने, हो सकता है कि गैमेट बने या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हो सकता है ना बने, पर गैमेट फ्यूजन कभी नहीं होगा। गैमेट फ्यूजन विल नॉट टेक प्लेस। ये तो 100% श्योर है कि गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, चाहे गैमेट बने या ना बने, ठीक है। अच्छा, ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपलेस्ट प्रोसेस है, फास्ट है, सिंपल है, गैमेट इन्वॉल्व हो सकते हैं पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनता है मतलब उसमें कोई जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं आता, तो जैसे ही चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ प्रोजेनी आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेनी को पैदा कर रहे हैं वो आपस में ही आइडेंटिकल है, पर वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है। प्रोजेनी आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट दे आर
एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो ये कार्बन कॉपी होता है जो उसको ही हम क्या कहते हैं, क्लोन कह देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अभी क्लोन क्या होता है? क्लोनिंग आपने सुना होगा, ऑर्गेनिज्म which are morphologically and genetically similar, यानी कि उनका जीन भी एक जैसा है, उनकी जेनेटिक कंपोजिशन भी एक जैसी है और दिखते भी एक जैसी है। मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस जेनेटिकली सिमिलर। तो क्लोन वो है जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोन होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट अपोजिट है। इट इन्वॉल्व two parents of opposite sex. It involves two parents of opposite sex, ठीक है। It involves two parents of opposite sex. Next है, as compared to asexual reproduction, it is a complex process, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, गैमेट फॉर्म होंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। और जो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है वो ऑब्वियसली कैसे होगी, स्लो होगी। तो इट इज अ स्लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व टू पेरेंट ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। ये क्या लाता है, वेरिएशन लाता है। गैमीट का प्रोडक्शन भी होता है एज वेल एज फ्यूजन भी होता है, ठीक है। और रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनता है उसको सबको पता है, क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व टू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये वेरिएशन लाता है दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, है ना। और गैमेट का प्रोडक्शन भी होता है एज वेल एज फ्यूजन भी होता है, गैमेटिक फ्यूजन भी होता है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन भी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है अच्छे से, एनसीईआरटी बेस्ड, कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपल, फास्ट, ठीक है, मे और मे नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, स्लो टाइम टेकिंग होता है। और कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑपोजिट सेक्स के, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है एज वेल एज फ्यूजन भी होता है। अब रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, रिप्रोडक्शन एक फीचर है ऑर्गेनिज्म, पर क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, उसको देखने के लिए हम देखते हैं। देखो, आप देखते हैं कि
जो इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्या वो लिविंग नहीं है? नहीं। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लिविंग नहीं है। रिप्रोडक्शन फीचर है कि होता है, ज़्यादातर लिविंग थिंग्स में होता है ये फीचर, पर डिफाइनिंग फीचर है नहीं, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट दे आर लिविंग, है ना। दूसरा है तुम्हारे पास वर्कर बीज। वर्कर बीज ऐसी बीज है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वर्कर बीज ऐसी बीज है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग, है ना। और एग्जाम्पल आपको तो पता होगा, म्यूल। म्यूल कैसे बनता है बेटा? मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी जब क्रॉस करते हैं तो म्यूल बनता है। म्यूल इज आल्सो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक है। अब वर्कर बीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी बीज में एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी, और एक होता है ड्रोन। ये होता है मेल आपका ड्रोन और ये होता है फीमेल, ठीक है। और ये वर्कर है जो काम करने के लिए खाली, और कैसे होते हैं? इनफर्टाइल, बट दे आर लिविंग। इनके बारे में हम क्लास 12 जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि रिप्रोडक्शन एक फीचर है बट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं। अब रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है? रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, कि सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल reaction occurring in our body are called metabolism, okay। तो sum total of all biochemical reaction occurring in our body, उसी को क्या कहते हैं बेटा? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, एंड व्हाई दिस बायोकेमिकल रिएक्शन आर occurring to maintain these biochemical reaction are occurring to maintain non-equilibrium state ऑफ बॉडी। ये हमारा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करती है। अगर कभी भी हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगी। सारी रिएक्शन स्टॉप हो गई तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये क्या मेंटेन करती है? ये रिएक्शन होती रहती है और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करती है। तो एक इंपॉर्टेंट थिंग है, लिविंग में कैसी देखने की स्टेट मिलती है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, जितनी भी टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन है अगर होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म दैट इज द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, शायद मैंने पहले उल्टा बता दिया था, और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्डिंग अप रिएक्शन, जैसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, दिस बायोकेमिकल रिएक्शन आर अकरिंग टू मेंटेन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट दैट आर रिक्वायर्ड to maintain
लिविंग स्टेट ऑफ बॉडी, लिविंग स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, डाटा रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिविंग स्टेट ऑफ बॉडी। चलो आगे चलते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब एनसीईआरटी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, दीज केमिकल आर स्मॉल एंड बिग एंड दे कंटिन्यूसली मेड टू सिंथेसाइज बायोमोलिक्यूल्स टू मेंटेन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे पास फीचर है, मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे पास फीचर है, ठीक है। पर पहले ऐसे फीचर जो डिफाइनिंग फीचर है, बट इट आल्सो आ डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक चीज आप देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन तो बेटा अगर तुम टेस्ट ट्यूब लोगे, है ना, टेस्ट ट्यूब लोगे तो केमिकल रिएक्शन तो इसमें भी हो रही है, केमिकल रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो जो केमिकल रिएक्शन है वो इसमें भी हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम्स नहीं हो सकती, तो एंजाइम का जो नेचर है वो कैसा है, बायोलॉजिकल, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते जो इन विट्रो में जो केमिकल रिएक्शन एंजाइम कहाँ से आते हैं बेटा, बायोलॉजिकल सिस्टम से आते हैं, ठीक है। तो एंजाइम कैसे हुए, लिविंग हुए, पर केमिकल रिएक्शन इन विट्रो हो रही है, तो इसका मतलब हम बता नहीं सकते जो इन विट्रो जो बाहर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट इज नाइदर तो लिविंग और नॉन, ये एनसीईआरटी की राइट है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, एनसीईआरटी ये कहती है। बट ये कहती है कि इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है, ठीक है, इन विट्रो केमिकल रिएक्शन नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, बट जो इसके अंदर रिएक्शन चल रही है क्योंकि एंजाइम है और उसका बायोलॉजिकल नेचर है, तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो ऑब्वियसली विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग। हो सकता है कि वो एंजाइम मिलके अमीनो एसिड बना ले, और हम भी कैसे बने, अमीनो एसिड से इन सबसे मिलके बने हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो ये कुछ लिविंग कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन अब बेसिकली कैसे है, लिविंग है। तो हम कह सकते हैं इन विट्रो के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लिविंग है नॉन लिविंग है, पर इन विवो जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑब्वियसली एक लिविंग सिस्टम को मेंटेन करती है। इन विवो जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली कैसी है, डिवाइडिंग फीचर है। इन विवो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डिवाइडिंग फीचर। इन विट्रो के बारे में हम कह नहीं सकते, तो बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म को मान क्या लेते हैं कि इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर।